हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से मैं संजय डुलगच आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के अंदर हम पॉलिटी का जो सेशन हमारा चल रहा है, पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, ठीक है ना, इसे हम और बेहतरीन ढंग से करते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास बेहतरीन ढंग से लगाइएगा, बढ़िया तरीके से लगाइएगा। ठीक है ना, हाँ जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ए पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस, मतलब पर्सन पार्लियामेंट का पार्लियामेंट के किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, मतलब एमपी नहीं है। ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, फिर भी उसे क्या बना दिया गया, उससे बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है ना, लेकिन ये कितने समय के अंदर, कितने समय के भीतर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना चाहिए, एमपी बन जाना चाहिए। ठीक है ना, तो आप आंसर लगाओगे डी, 6 महीने के अंदर इसे क्या बन जाना चाहिए, इसे एमपी बन जाना चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी। आगे इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, तो भारतीय संविधान के अंदर कोई इनका एक स्पेशल प्रोविजन पास नहीं है, एक प्रावधान नहीं है कि भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है ना, जिस प्रकार प्रेसिडेंट का एक विशेष प्रावधान है, वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का एक विशेष प्रावधान है। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट का जैसे आर्टिकल 63 के अंदर एक विशेष प्रावधान है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक विशेष प्रावधान है आर्टिकल नंबर 52 के अंदर। उसमें यह बताया गया है कि भारत के अंदर जो सबसे हाईएस्ट रैंक पे जो होगा, भारत का जो फर्स्ट सिटीजन होगा, नागरिक होगा, वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और द्वितीय जो नागरिक होगा, दूसरा जो नागरिक होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है ना, ये किसमें बताया है, वाइस प्रेसिडेंट, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल नंबर 63 में बताया है। ठीक है ना, तो ठीक उसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा कुछ विशेष प्रावधान नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्राइम मिनिस्टर को लेके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है तो वो है एक 74, और जो हमने सेकंड किया वो 75 किया, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 78। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर को लेके ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल्स हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर खूब क्वेश्चन आते होते हैं प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी। अब 74 में, आर्टिकल नंबर 74 में स्टूडेंट्स क्या बताया है, तो इसमें यह बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट है उसको ऑफिशियल वर्क के लिए, मतलब ऑफिशियल वर्क मतलब सरकार का, जो भारतीय सरकार का जो काम हो रहा है, ठीक है ना, देश के अंदर बहुत से काम होते हैं जिससे देश चलता है, उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए और प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए एक क्या होगी, एक कैबिनेट होगी। ठीक है, वो क्या होगी, एक कैबिनेट होगी। ठीक है, और उस कैबिनेट की बात, उस कैबिनेट की रिपोर्ट आगे प्रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए कौन होगा, वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। एक तो ये बात होगी, कौन सी बात हुई, एक हमने इसमें यह डिस्कशन किया है कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट की रिपोर्ट देने के लिए क्या होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है ना, और दूसरी बात क्या है, इन जो कैबिनेट है ना, इसे जो अपॉइंट किया जाएगा, अब वो किसकी रिकमेंडेशन पे किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो आप नोट कीजिएगा, वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी। आप ये जानिएगा, अब ये तो जो सारा था ना, ये आर्टिकल नंबर 74 में बताया हुआ है। ठीक है, क्या बताया है 74 में कि प्रेसिडेंट को ऑफिशियल वर्क के लिए, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वर्क होता है उसके रिगार्डिंग हेल्प करने के लिए, एडवाइस करने के लिए क्या होगी, एक कैबिनेट होगी। ठीक है, और कैबिनेट की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी। ठीक है, और प्रेसिडेंट को जो अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करेगा, कैबिनेट को करेगा, और किसे करेगा, प्राइम मिनिस्टर को करेगा। ठीक है ना, हाँ जी। अब कैबिनेट किसके द्वारा अपॉइंट की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाएगी। अब इसमें यह क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इसे अपॉइंट करेगा, बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट किसके कहने पर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह से या प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से क्या करेंगे, कैबिनेट को अपॉइंट करेंगे। ठीक है ना, कई बच्चे सोच रहे होंगे अभी सर कैबिनेट क्या होता है। ठीक है ना, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना,
रेलवे मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर होते हैं, यूथ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, फूड मिनिस्टर होते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? तो ये सारे के सारे आते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, ठीक है ना। हाँ जी, अब क्वेश्चन एक और बनता है कैबिनेट मिनिस्ट्री का कि कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है और वो मैक्सिमम कितने लोग उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जवाब रहेगा लोकसभा का, भारत का जो लोअर सदन है, लोअर हाउस है, जो निम्न सदन है लोकसभा, तो लोकसभा का मैक्सिमम कितने परसेंट होना चाहिए? 15%, ठीक है ना, मैक्सिमम 15%। और ये मिनिमम की कोई भी यहां पर कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम का स्पेशल प्रावधान है, इसके अंदर प्रोविजन पास है, पारित क्या हुआ है कि ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 75। अब आर्टिकल नंबर जो 75 है ना, इसमें क्या बताया हुआ है ये ध्यान से देखिएगा आप। हाँ जी, इसमें जो बताया हुआ है ना, इसमें ये बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 75 में ये बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। किसे करेंगे? कैबिनेट को करेंगे। किसे करेंगे? कैबिनेट को। अभी मैंने बताया इससे पहले, लेकिन वो आर्टिकल नंबर 74 में नहीं था। आर्टिकल नंबर 74 में सिर्फ इतना बताया है कि प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए या हेल्प करने के लिए क्या होगी? कैबिनेट होगी, ठीक है ना। सिर्फ इतना आर्टिकल नंबर 74 में बताया है। 75 में क्या बताया है? अपॉइंटमेंट। किसकी अपॉइंटमेंट स्टूडेंट्स? कैबिनेट की अपॉइंटमेंट। और ये कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट है ये किसके द्वारा होगी? तो ये होगी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर, ठीक है ना। किसकी रिकमेंडेशन पे होगी? प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़िएगा। हाँ जी, अब इसका जो जवाब है ना, 6 महीने के अंदर उसे क्या बनना पड़ेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है, अभी देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये हमने अभी एक किया, लेकिन यहां पर क्वेश्चन खूब बने, ठीक है ना। यहां पर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 कर लिया, 75 कर लिया। हाँ जी, अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 78 की, ठीक है। हाँ जी, तो आर्टिकल नंबर 78 में जो बताया है वो देखिएगा। आर्टिकल नंबर 78 में जो बताया है, अभी मैंने इससे पहले बात की है कि जो प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट दी जाएगी, कौन सी रिपोर्ट दी जाएगी? कैबिनेट की, कि कैबिनेट ने क्या काम किया, किस तरह किया, ठीक है ना। ये सारी की सारी रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन वो रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाएगी? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाएगी। ऐसा प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है। और वो कर्तव्य किसमें बताया गया है? वो कर्तव्य बताया गया है आर्टिकल नंबर 78 में बताया हुआ है, ठीक है ना। और उम्मीद है ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल्स हैं आपको बढ़िया ढंग से समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा आप। हाँ जी, नेक्स्ट है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक, ठीक है। ये बोल रहा है जब इंडो पाक वॉर हुई 1965 के अंदर, उस समय भारत का जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, ठीक है ना। हाँ जी, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि फर्स्ट कौन थे। हाँ जी, जो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे ना वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। फर्स्ट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कब बनते हैं? 1947 में बनते हैं। कब बनते हैं? 1947 में बनते हैं, ठीक है। और ये कब तक बने रहते हैं? तो स्टूडेंट्स ये 1964 तक बने रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कब तक बने रहते हैं? 1964 तक बने रहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब जैसे ही, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा, ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नेम बताइए, ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर का नेम बताइए जो अपने कार्यकाल के रहते हुए, अपने पद पर बने हुए, पद पर रहते हुए इनकी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है ना। तो पहला रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु कहां पर होती है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और मृत्यु कहां पर होती है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होती है, ठीक है। अब जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, ऐसा तो नहीं है एक परमानेंट प्राइम मिनिस्टर तैयार ही बैठा है कि कब मरे और मैं जाके इनकी जो पोस्ट है वो ले लूं या उस पर बैठ जाऊं, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय के लिए, इनकी डेथ के बाद 1964 में एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर
बनाए गए केयर टेकर का अंडरटेकर नहीं, ठीक है ना, आप केयर टेकर बोलोगे। केयर टेकर का मतलब ये है कार्यवाहक, मतलब एक टेम्परेरी रूप से बनाया हुआ प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो वो बने गुलजारी लाल नंदा, वो बने गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए ना कि फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नेम बताइए, तो आप बोलोगे गुलजारी लाल नंदा बोलोगे। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। हाँ जी। अब ये कितने दिनों के लिए बनते हैं, ठीक है, तो ये बनते हैं 13 डेज के लिए, फॉर 13 डेज, 13 दिनों के लिए ये क्या बनते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं स्टूडेंट्स। क्या बनते हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक है ना। हाँ जी। अबे गुलजारी लाल नंदा बन चुके हैं, ठीक है, 1964 में। अब इनके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कब बनते हैं? 1964 में बनते हैं। तो वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, और वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक। और ये कब तक बने रहते हैं? ये 1966 तक बने रहते हैं, ठीक है। तो 1964 और 66 के दौरान बीच में क्या आता है? 1965 आता है। क्या आता है? 1965। और वहां पर कौन सा युद्ध होता है? इंडो पाक, भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, युद्ध होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा अब इसका जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब जो रहेगा वो डी रहेगा, सॉरी, जो इसका जवाब रहेगा ना वो रहेगा सी, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इसका जो जवाब रहेगा वो लाल बहादुर शास्त्री रहेगा, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, अब जैसे ही और 1966 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है ना। और मृत्यु कब होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा इसे। हाँ जी। तो ये होती है 11 जैन 1966 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है ना। और कहां पर होती है? तो वो लिखिएगा आप, ताशकंद में होती है। तो ये होती है ताशकंद में, ठीक है ना। कहां पर होती है? ताशकंद मतलब विदेश के अंदर। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन आएगा कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नेम बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री का नेम बताइए जो विदेश के अंदर जिनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ठीक है ना। तो हमारा जवाब रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी जो मृत्यु हुई, डेथ हुई, कहां पर होती है इनकी डेथ? वो होती है ताशकंद के अंदर, विदेश के अंदर, ठीक है ना। हाँ जी। तो जवाब है लाल बहादुर शास्त्री जी। कब होती है इनकी मृत्यु? 1966 में होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, 1966 में होती है। और ताशकंद जो है वर्तमान के अंदर कहां की कैपिटल है? तो ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ना वो कौन सी है? तो आप बताओगे ताशकंद है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बताओगे ताशकंद है, ठीक है। हाँ जी। उज्बेकिस्तान की अगर करेंसी पूछ ली जाए तो आप बोलोगे करेंसी जो है ना वो है सोम। उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है ना वो है सोम, ठीक है ना। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप बढ़िया से इसे इंटरेस्ट लेके इसे पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉजिटिव होकर देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। आपसे ये वादा है, ठीक है, और हमारी भी यहाँ पर एक पॉजिटिव होकर पूरी मेहनत जारी है कि आने वाले जो एग्जाम हैं वहां पर आपका एक भी क्वेश्चन जीके से ना निकले। जीके का मतलब ये नहीं मैं सिर्फ पॉलिटी करवाता हूं तो मैं आपका पॉलिटी की जिम्मेवारी ले सकता हूं, ठीक है ना। किसी भी तरह की हमारी एकेडमी के द्वारा जीके करवाई जा रही है या मैथ रीजनिंग करवाया जा रहा है, इंग्लिश करवाई जा रही है, सारा का सारा जो कंटेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये प्रयास रहता है कोई एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका ना रह पाए, ठीक है ना। सारे के सारे आप बढ़िया ढंग से इससे प्रयास कीजिएगा सीखने का और आप एग्जाम के अंदर बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ जी। अब जैसे ये बात आती है 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो सेकंड प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है ना। ताशकंद की बात कर लेते हैं, ये उस समय किसका हिस्सा था, ठीक है ना। तो उस समय ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना। किसका हिस्सा हुआ करता था? यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। हाँ जी। 1991
1991 के दौरान यूएसएसआर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यूएसएसआर टूट जाता है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 15 पार्ट्स में बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इस 15 भागों में से, इस 15 पार्ट्स में से सबसे बड़ा जो भाग होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो भाग होता है, अब वो कौन सा देश बनकर सामने आता है, तो आप बताओगे रशिया। ठीक है ना, तो आप क्या बताओगे, रशिया बताओगे। ठीक है, हाँ जी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप बताओगे बढ़िया से पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब बनते हैं, ठीक है, और ये कब बनते हैं, तो ये बनते हैं 1947 में। कब तक बने रहते हैं, 1964 तक बने रहते हैं। 64 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा पहले क्या आते हैं, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 1964 में दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। 1966 तक बने रहते हैं, 1966 तक बने रहते हैं। इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री जिनके टेन्योर के दौरान क्या हो चुकी है, डेथ हो जाती है, नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है ना, और कहां पर होती है, ऐसे एकमात्र और पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश के अंदर होती है, नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। कहां पर होती है, ताशकंद। ठीक है ना, और ताशकंद उस समय किसका हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था। ठीक है ना, यूएसएसआर 1991 के दौरान कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 15 भागों में बंट गया था। और सबसे बड़ा जो भाग बना वो बना रशिया। ठीक है ना, 15 में सबसे बड़ा जो भाग बना वो बना रशिया। ठीक है, ताशकंद आज के समय में कहां की कैपिटल है, उज्बेकिस्तान की। और उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो कौन सी है, सोम है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, हाँ जी। अब फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इंडो पाक जब वॉर हुआ 1965 में, उस समय जो भारत के हालात थे ना, बड़े ही मतलब नाजुक हालात थे। ठीक है ना, क्योंकि वॉर के दौरान बहुत उस समय हालात इस तरह के नाजुक थे कि जो अनाज की बहुत कमी आ चुकी थी। ठीक है ना, तो उस समय जो सिपाही थे और जो किसान थे बड़े ही परेशान थे। ठीक है ना, क्योंकि क्या आ चुकी थी, भारत के अंदर बड़ी अनाज की कमी आ चुकी थी। ठीक है ना, तो सारे के सारे ये डिमोटिवेट हो चुके थे। तो उसे मोटिवेट करने के लिए एक स्लोगन बोला गया, एक नारा बोला गया लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ठीक है ना, तो उस जो स्लोगन है उसका नाम लिखिए, जय जवान जय किसान। ठीक है, वो है जय जवान, हाँ, जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान। और ये नारा कब बोला गया, तो आप बोलोगे इंडो पाक वॉर के समय में 1965। ठीक है ना, 1965। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अभी मैंने आर्टिकल अभी किया प्राइम मिनिस्टर को लेके, आर्टिकल नंबर 74, 75 और 78। और उसमें बता दिया गया कि आर्टिकल नंबर 75 में जो बताया है कि प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करेंगे वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है ना, कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद नंबर है, वो है आर्टिकल नंबर 52। इसके अंदर बताया गया कि भारत का जो पहला रैंक जो होगा, पहला जो नागरिक होगा भारत का, वो कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और आप सभी को पता है फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे भारत के वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, हाँ जी। और ये कब बने थे, ये बने थे 26 जनवरी 1950 को बने थे। लेकिन ऐसा किसने स्वीकार कर लिया कि जो भारत के राष्ट्रपति जो होंगे पहले, अब वो कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक्सेप्ट किसने किया, तो ये किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। और वो एक्सेप्ट कब किया गया स्टूडेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट कब किया गया, तो आप लिखिएगा, तो ये किया गया 24 जनवरी 1950 में एक्सेप्ट किया गया। और इन्हें बना कब दिया गया, 26 जनवरी
1950 में बना दिया, ठीक है ना। कब बना दिया? 26 जनवरी 1950 में बना दिया। और ये क्या थे? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्या थे स्टूडेंट्स? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। वर्तमान के अंदर बात करते हैं। वर्तमान के अंदर जो प्रेसिडेंट है ना, हाँ जी, वर्तमान के अंदर कौन से प्रेसिडेंट हैं? तो ये 50th प्रेसिडेंट है, ठीक है। नाम क्या है? द्रौपदी, नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नाम है द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है ना, हम सभी को पता होना चाहिए, ये है भुवनेश्वर, ठीक है ना। ये है भुवनेश्वर, ठीक है। तो ये है भुवनेश्वर, ठीक है। हाँ जी। और यहाँ के जो सीएम हैं वो लिखिएगा आप, वो है नवीन पटनायक। बढ़िया से बताओगे आप, नवीन पटनायक, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़िया से बताओगे। वो जो सीएम है ना, वो है नवीन पटनायक। हाँ जी। ये क्या है? ये सीएम है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं जिसे, ठीक है। हाँ जी। उड़ीसा के जो गवर्नर है ना, वो देखिएगा आप, गवर्नर कौन है, ठीक है। हाँ जी, गवर्नर लिखिएगा आप। गवर्नर है गणेशी लाल, गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है। गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है। बढ़िया तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन है, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और इस प्रकार आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना रह पाए, ठीक है ना। आप एक पॉजिटिव नजरिए से वीडियो को देखने का, इस लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को है। हाँ जी। और उड़ीसा की जो कैपिटल की हमने भुवनेश्वर, ठीक है। और उड़ीसा के जो सीएम किए वो है नवीन पटनायक, और जो गवर्नर किए हैं ना, वो है गणेशी लाल, ठीक है। और वो है गणेशी लाल। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो ये है गणेशी लाल। एक जैसे ये गणेशी लाल है, ठीक है ना, इसका नाम एक और मैच करता है, वो है श्रीला गणेशन, ठीक है। वो है, हाँ जी, श्रीला गणेशन, श्रीला गणेशन, जो कि गवर्नर है, जो कि गवर्नर है कहाँ के? मणिपुर के। कहाँ के गवर्नर है? मणिपुर के गवर्नर है स्टूडेंट्स। कहाँ के गवर्नर है? मणिपुर के। और मणिपुर की जो कैपिटल है ना, वो लिखिएगा आप। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इंफॉल। मणिपुर की कैपिटल है इंफाल, ठीक है। हाँ जी। उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, उसे क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। और देखते हैं किस कौन कौन से शहर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लिखिए आप वाराणसी। हाँ जी, भुवनेश्वर के बाद लिखिए आप वाराणसी, ठीक है। भुवनेश्वर के बाद आप लिखोगे वाराणसी, हाँ जी, वाराणसी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे जम्मू, और उसके बाद आप लिखोगे जम्मू। जम्मू के बाद आप लिखोगे मदुरई, तमिलनाडु के अंदर है ये मदुरई, ठीक है। अब ये कितने हो गए? भुवनेश्वर फर्स्ट, सेकंड किया वाराणसी, थर्ड किया जम्मू, और फोर्थ हमने किया मदुरई, ठीक है ना। अब ये चारों के चारों को क्या कहा जाता है? इनका जो निकनेम है ना, तो आप ध्यान से कीजिएगा, निकनेम है इसका सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है? सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना, बढ़िया से दीजिएगा आप। कौन करता है ये? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? मोरारजी देसाई को जो रिप्लेस किया, कौन से प्राइम मिनिस्टर को के द्वारा रिप्लेस किया गया? मतलब मोरारजी देसाई के बाद कौन क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये जानिएगा आप, हाँ जी, फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे अभी हमने किया पंडित जवाहरलाल, जो फर्स्ट किया हमने जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। बड़ा डिटेल में करेंगे, कोई क्वेश्चन ना रह जाए कहीं से भी, और आपको यहां से प्राइम मिनिस्टर भी बढ़िया से याद हो जाएंगे, प्रेसिडेंट भी बहुत बढ़िया से याद हो जाएंगे अगर हम सीक्वेंस वाइज करेंगे तो, ठीक है ना। हाँ जी, तो सीक्वेंस वाइज करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, और जो सेकंड हमने किया अभी किया लाल बहादुर शास्त्री, हाँ जी, अभी किया हमने लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। थर्ड हमने किया इंदिरा गांधी,
ठीक है। और फोर्थ हमने किया मोरारजी देसाई, फोर्थ है मोरारजी देसाई, ठीक है। और फिफ्थ हम करेंगे तो वो है चौधरी चरण सिंह, वो है चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। अब ये कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। अब आप बात करेंगे, देखो क्या पूछा है, मोरारजी देसाई के बाद कौन बने, मतलब मोरारजी देसाई को रिप्लेस किया एज ए प्राइम मिनिस्टर किसने किया? हाँ जी, मोरारजी देसाई के बाद कौन बनते हैं? चौधरी चरण सिंह। तो हमारा जवाब यहां पर क्या आएगा? 2 नंबर जवाब आएगा बी, चरण सिंह, ठीक है ना। कब बनते हैं? 1979 में बनते हैं। कब तक बनते हैं? 1980 तक बने रहते हैं, ठीक, लगभग 1 वर्ष तक ये बनते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। अब मोरारजी देसाई कितने में थे? 4th थे, ठीक है ना। मोरारजी देसाई कितने में थे? 4th थे। लेकिन ये बनते कब है स्टूडेंट्स? तो ये ध्यान से लिखिएगा, ये 1977 में बनते हैं। और कब तक बने रहते हैं? 79 तक बने रहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की, बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। और ये कब बनते हैं? ये बनते हैं 1966 में बनते हैं। और कब तक बने रहते हैं? और कब तक बने रहते हैं? तो आप लिखिएगा, ये 1977 तक बने रहते हैं। 77 में कौन बनता है? ये बनते हैं मोरारजी देसाई। कब तक बने रहते हैं? 79 तक। और 79 में कौन बनता है? 79 में बनता है चौधरी चरण सिंह बनते हैं। कब तक बने रहते हैं? 80 में, ठीक है ना। 80 में, 1980 में फिर से कौन बनता है? फिर से कौन बनता है? इंदिरा गांधी जी बनते हैं, ठीक है। कौन बनता है? श्रीमती इंदिरा गांधी बनते हैं, ठीक है ना। और ये कब तक बने रहते हैं? 1984 तक बने रहते हैं, ठीक है। अब 1984 31 अक्टूबर में, 31 अक्टूबर को इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। उम्मीद है स्टूडेंट सारा का सारा आप बढ़िया ढंग से कर पाए होंगे, बढ़िया ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एज ऑफ अप्रैल, ठीक है, 2021। अब ये 2021 तक की बात कर रहे हैं। उस समय तक सबसे जो लंबे कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं कौन से प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया से देखिएगा आप, हु अमंग द, ठीक है। हाँ जी, तो इसका जवाब है, आप ये देखिए, पहले तो ये बताइए फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है स्टूडेंट्स। इंदिरा गांधी ये कितने में थे? तो ये थी 3rd, ठीक है। आई के गुजराल मतलब इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। तो ये कितने में थे? ये थे 12th, ये थे स्टूडेंट 12th। और नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कितने हैं? ये हैं 40th, ठीक है, ये 40th है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है यहां से, नरेंद्र मोदी जी 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कौन सी लोकसभा में बनते हैं, ठीक है ना। तो 60th लोकसभा में बनते हैं, 60th लोकसभा में बनते हैं। 60th लोकसभा कब बनती है, ठीक है ना। तो ये बढ़िया से कीजिए, 60th जो लोकसभा बनती है ये 2014 में बनती है, ठीक है ना। कब बनती है? 2014 में बनती है। नेक्स्ट 70th लोकसभा या 70th लोकसभा, या आप बोल सकते हो न्यू लोकसभा, क्या बोल सकते हो? न्यू लोकसभा, ठीक है। तो ये न्यू लोकसभा जो बनती है ना, ये बनती है 2019 में बनती है। स्टूडेंट्स कब बनती है? ये 2019 के अंदर, ठीक है। हाँ जी। अब आप बात करते हैं लॉन्गेस्ट जो इनका टेन्योर रहा वो जवाहरलाल नेहरू जी का रहा, ठीक है। वो किनका रहा? जवाहरलाल नेहरू जी का रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बनते कब है? 1947 में बनते हैं। कब तक बने रहते हैं? 1964 तक बने रहते हैं, ठीक है। कब तक बने रहते हैं? 1964 तक बने रहते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी, ये लगभग, हाँ जी 3 ये हो चुके हैं। उसके बाद 10 3 13 13 4 17, ठीक है। ये लगभग 16 वर्ष 286 दिन लगभग बने रहते हैं, 286-88 दिन, ठीक है ना। हाँ जी। सबसे लंबा जो टेन्योर रहा, लॉन्गेस्ट जो सर्विंग टेन्योर रहता है प्राइम मिनिस्टर का, वो जवाहरलाल नेहरू जी का टेन्योर रहता है, ठीक है ना। हाँ जी। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा आप। हाँ जी, 6 क्वेश्चन है, अंडर हुज रीजन वाज नेशनल इमरजेंसी इंपोज्ड इन इंडिया, ठीक है। कि नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले आप ये जानिएगा कि नेशनल इमरजेंसी जो है, ठीक है ना, नेशनल इमरजेंसी के लिए रिकमेंड कौन करता है, ठीक है ना, मतलब सिफारिश कौन करता है कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए? तो वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और उसे डिक्लेयर कौन करता है, उसकी घोषणा कौन करता है? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट,
ठीक है ना। तो नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले आप ये जानिएगा कि लगी कब, ठीक है ना। तो नेशनल इमरजेंसी ये लगती है 1975 में। और आप यहां पर ये जानने का प्रयास कीजिएगा कि 1975 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना। तब अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो थे ना वो थे इंदिरा गांधी, और ये कब बनते हैं 1966 में बनते हैं। कब तक बने रहते हैं 1975 तक बने रहते हैं, ठीक है ना। 19 तो ये बने रहते हैं 1977 तक बने रहते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या आया 1975 आया, ठीक है ना। तो हमारा जवाब है 75 में कौन प्रधानमंत्री थे, तो वो थे इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इन्होंने रिकमेंड किया उनको, ठीक है, कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए। किससे डिक्लेयर करवाई, ठीक है ना स्टूडेंट, डिक्लेयर किससे करवाई, वो प्रेसिडेंट से करवाई। और लेकिन उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, लिखिएगा। उस समय जो प्रेसिडेंट थे ना तो वो थे फखरुद्दीन, और वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने क्या नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था, ठीक है ना। नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक सभी को समझ लगा होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आई के गुजराल ये प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हो चुके हैं। पीवी नरसिम्हा। आप ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। आई के गुजराल अभी मैंने करवाया, ये 12th थे, ये 12th क्या थे, प्राइम मिनिस्टर। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कितने थे, ये 10th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा, ठीक है, पीवी नरसिम्हा जो थे ये कितने प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप लिखोगे 9th, 9वें प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी ये कितने प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये 3rd, एकमात्र महिला जो भारत की प्रधानमंत्री रही, ठीक है ना, एकमात्र महिला जो भारत की प्रधानमंत्री रही। और इसे क्या किस नेम से जाना जाता है, निक नेम क्या है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। लौह महिला के नेम से जाना जाता है, मतलब आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नेम से जाना जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जो भारत रत्न, भारत का हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है, ठीक है ना, हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो कब मिला, और वो मिला 1971 में मिला। आपको क्वेश्चन आएगा भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आप बताओगे भारत रत्न है, ठीक है ना। आप बताओगे भारत रत्न है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आप बताओगे पद्म विभूषण, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है पद्म विभूषण, ठीक है ना। वर्ल्ड का हाईएस्ट जो अवार्ड है वो कौन सा है, तो आप बताओगे नोबेल अवार्ड, ठीक है ना। अब आप बताओगे नोबेल अवार्ड। उसके बाद आप बात करते हैं सेकंड जो एशिया का हाईएस्ट जो अवार्ड है वो कौन सा है, रेमन मैग्सेसे है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्जर्व्ड एज ए सद्भावना दिवस, ठीक है ना। अभी ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नेम बताइए जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को एक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो है सद्भावना दिवस दिन है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और कौन से प्रधानमंत्री की बर्थ एनिवर्सरी पर, तो आप बताओगे राजीव गांधी जी, ठीक है ना। राजीव गांधी भारत के कितनवें प्रधानमंत्री थे, तो आप बोलोगे 6th प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और जो इनका जो बर्थ हुआ, जन्म हुआ, ये हुआ 20 अगस्त 1944 को हुआ। और 20 अगस्त को डे मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है, तो आप बताओगे डे मनाते हैं सद्भावना दिवस, ठीक है स्टूडेंट्स। डे मनाया जाता है सद्भावना दिवस, ठीक है भाई। हाँ जी, राजीव गांधी 6th थे, इंदिरा गांधी 3rd, लाल बहादुर शास्त्री जी 2nd, पीवी नरसिम्हा राव और ये कितने में थे, 9th थे, ठीक है ना। हाँ जी। अब स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन एक और बनता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है, ठीक है ना। 25 वर्षों तक आप क्या बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आज तक कोई भी 25 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री नहीं बना, ठीक है ना। सबसे जो यंगेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन से थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, ठीक है।
कितनी एज में बने ये? 40 की एज में क्या बनते हैं ये? 40 की एज में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पूछा जाए सबसे युवा प्रधानमंत्री का नेम बताइए, तो आप बताओगे राजीव गांधी। और ये कितने में बने? 6th बने, ठीक है ना। और ये 6th बने। और ये कब बनते हैं? जब इनकी माता जी का देहांत हो जाता है, 1984 में बनते हैं। 1984 में बनते हैं। और कब तक बने रहते हैं? फुल टेन्योर के लिए बनते हैं 89, फुल टेन्योर के लिए बनते हैं 89। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, 1980 से 2004 तक, 1998 से 2004 के बीच में जो प्राइम मिनिस्टर रहे, अब उनका नेम बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो वो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, तो वो ऑप्शन है बी। 2 नंबर इसका आंसर आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के कितने प्रधानमंत्री बने? भारत के 10th प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और ये कब बनते हैं? 1998 में बनते हैं। कब बनते हैं स्टूडेंट्स? 1998 में बनते हैं। ठीक है, और ये कितनी बार बनते हैं? ये 3rd टाइम बनते हैं, तीसरी बार ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट टाइम कब बनते हैं ये? फर्स्ट टाइम बनते हैं 19, हाँ जी, तो ये फर्स्ट टाइम बनते हैं 1996 में बनते हैं। कितने दिनों के लिए? 13 डेज के लिए, 13 दिनों के लिए बनते हैं। ठीक है ना, कितने दिनों के लिए बनते हैं? 13 दिनों के लिए। ठीक है भाई, हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, एक ये जरूर देखिएगा आप, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इससे पहले बहुत से नाम प्रधानमंत्री के आ चुके हैं, लेकिन ये जरूर देखिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। और ये कितने हैं? तो बढ़िया देखिए आप, ये 6th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के बाद बनते हैं, और ये थे 7th। ठीक है, ये थे 7th विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, हाँ जी। और यहां पर नाम आया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, ये कितने में बनते हैं? ये बनते हैं 30th, ये बनते हैं 30th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर का नाम देखिए, ये बनते हैं 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनते हैं 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, उम्मीद है यहां तक क्लास बेहतरीन चल रही होगी और आपको बढ़िया लग रही होगी। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बी अवॉर्डेड द निशान पाकिस्तान? पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है ना, ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नेम बताइए, ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नेम बताइए जिन्हें पाकिस्तान का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है और इंडिया का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, और पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो निशाने पाकिस्तान। ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों जो अवार्ड मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं, तो आप बढ़िया से देखिएगा, वो मिले हैं अब भारत के 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो है मोरारजी देसाई। तो वो कौन है? मोरारजी देसाई, जिन्हें भारत का भी और पाकिस्तान का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है। लेकिन आप ये जानिएगा कि सबसे पहले कौन सा मिला था सर? ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इन्हें मिला पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत रत्न मिलने से पहले इन्हें निशाने पाकिस्तान मिल चुका था। ठीक है ना, तो इन्हें निशाने पाकिस्तान जो अवार्ड मिला, हाँ जी, तो वो मिला 1990 में मिला। और भारत रत्न का जो हाईएस्ट भारत रत्न जो मिला, ये मिला 1991 में मिला, 1991 में मिला, मतलब बाद में मिला भारत रत्न, भारत का जो हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है ना, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, 10th प्राइम मिनिस्टर का 10th क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो अपना इस्तीफा किसे दे सकता है, अपना रिजाइन किसे दे सकता है? ठीक है ना, मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये बताया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एकमात्र ऐसा पद, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो अपने से नीचे पद के व्यक्ति को अपना रिजाइन देता है। ठीक है ना, भारतीय संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है, जो रिजाइन देगा ना, जो पद का व्यक्ति रिजाइन देगा, अपने ऊंचे वाले पद के व्यक्ति को रिजाइन देगा, इस्तीफा देगा। लेकिन आप ये जानिएगा कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो रैंक है इसका, फर्स्ट सिटीजन है, इससे ऊपर से ऊपर कोई भी सिटीजन नहीं है या कोई भी पद नहीं है, तो ये अपने से ऊंचे वाले पद को व्यक्ति, अपने पद के व्यक्ति को रिजाइन नहीं दे सकता, इस्तीफा नहीं दे सकता। तो ये किससे इस्तीफा देगा? जो इसके ठीक बाद है, इसके ठीक बाद, मतलब सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया,
तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए आप वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन कहां पर है, तो ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट 3 नंबर पर, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट है 3 नंबर पर, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़िएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट है फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस, अपने कार्यकाल में अपने ऑफिस में कितने समय तक बना रह सकता है, इसका जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है इसका, तो ये 5 वर्ष तक बना रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर लगाइए 1 नंबर, आंसर लगाइए 1 नंबर, कितने समय तक बना रहता है अपने ऑफिस के दौरान, अपने ऑफिस में, तो ये 5 वर्ष तक बना रहता है। वाइस प्रेसिडेंट कहां का हेड होता है, तो ये हेड होता है राज्यसभा का, कहां का हेड होता है, तो ये राज्यसभा का होता है। उस हेड के पद को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो वो कहा जाता है एक्स ऑफिशियो, अब वो कहा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, चेयरमैन जो है, ये जो सोर्स है भारतीय संविधान के अंदर कहां से लिया गया है, तो आप बताओगे यूएसए से लिया गया है, तो आप बताओगे कहां से लिया गया है, यूएसए से। वाइस प्रेसिडेंट का पद भी यूएसए से लिया गया है, और वाइस प्रेसिडेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी कहां से लिया गया, यूएसए। दोनों की दोनों चीजें कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय, नॉमिनेटेड किया जाता है, नॉमिनेटेड मतलब नामांकित किया जाता है। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में अंतर ये है, इलेक्टेड होते हैं ना जो जनता के द्वारा चुन के भेजा जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट करके आते हैं ये, ठीक है। और जो नॉमिनेटेड होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, इनके इलेक्शन नहीं होते, चुनाव नहीं होते, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट राज्यसभा के अंदर 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट करता है, किन्हें करता है, तो प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा, ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा जो अपनी अपनी फील्ड के अपनी अपनी फील्ड के अंदर जिन्हें विशेष एक विशेष ज्ञान है, विशेष नॉलेज है, ठीक है ना, और वो नॉलेज जो है वो काफी डीप है, ठीक है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना लोहा मनवाया, ठीक है ना, और अपने उस के अंदर अपनी फील्ड के अंदर उन्हें विशेष ज्ञान है, विशेष नॉलेज है, ठीक है ना। तब विशेष नॉलेज होने के कारण तो वो अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना अपना जो नाम इतना रोशन किया और उसी वजह से किया, ठीक है ना। हाँ जी, तो आगे देखिएगा आप, इनके द्वारा 12 लोगों को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है ना, 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। हाँ जी, अब टोटल जो राज्यसभा, पहले आप ये जान लेते हैं राज्यसभा का जो आर्टिकल है ना वो जान लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर लिखोगे आप 80, आर्टिकल नंबर लिखोगे आप 80, अनुच्छेद नंबर लिखोगे 80, 80 के अंदर क्या है, राज्यसभा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, राज्यसभा। और राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम, राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम सीट्स होती है, मेंबर होते हैं, वो कितने होते हैं, ठीक है ना। तो आप बढ़िया से जवाब दीजिएगा, वो होते हैं 250 होते हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर एट प्रेजेंट करंट में वो करंट में कितने हैं, 245, और 245 में से जो 233 हैं वो इलेक्टेड हैं, ठीक है, वो इलेक्टेड हैं। और वो इलेक्टेड कहां से हैं, स्टेट एंड, वो इलेक्टेड जो है ना वो है स्टेट एंड यूटी से, ठीक है। और कितने रह चुके हैं, अब ये रह गए 12, ठीक है, ये रह गए 12। तो ये 12 क्या किया जाता है, 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या किए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये नॉमिनेटेड किए जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा आप, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, भारत के प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करते हैं, ठीक है ना। पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था, तो अपॉइंट कौन करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर लगाइए 2 नंबर, आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, मतलब आजाद भारत के अंदर ऐसे पहले वीमेन गवर्नर का नेम बताइए, महिला राज्यपाल का नेम बताइए, ठीक है। तो आप आंसर लगाओगे बढ़िया से 3 नंबर, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ के गवर्नर बने थे, कहाँ के राज्यपाल बने थे, तो ये बने थे यूपी के, ठीक है, ये बने थे यूपी के, उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बनते हैं, कब बनते हैं, तो ये लिखिएगा, ये 1947 में बनते हैं। कब तक बने रहते हैं, तो ये बने रहते हैं 49 तक,
ठीक है, कब तक बने रहते हैं 49, 2 वर्ष तक ये क्या रहते हैं, राज्यपाल रहते हैं यूपी के। ठीक है ना, हाँ जी, यूपी के। अब बात करते हैं यूपी की जो कैपिटल है ना, ये कौन सी है, यूपी की कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, लखनऊ कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ एक भारतीय शहर है, तो आप बोलोगे गोमती रिवर के किनारे। ठीक है, तो आप बोलोगे गोमती रिवर के किनारे, गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ एक भारतीय शहर है। ठीक है, गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है। और यहाँ के जो सीएम है ना वो है योगी आदित्यनाथ। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो आनंदीबेन पटेल। ठीक है ना, वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और कहां की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है ना, जैसे 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके ये प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी जी। और जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं, रिजाइन करते हैं, चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किसके लिए रिजाइन करते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे। ठीक है ना, तो ठीक है, जस्ट उसके बाद 2014 में गुजरात की क्या बनती है, ये चीफ मिनिस्टर बनती है, मुख्यमंत्री बनती है। और गुजरात की पहली महिला क्या बनती है, मुख्यमंत्री के तौर पर ये शपथ ग्रहण करती है, उस पद पर बैठती हैं। ठीक है ना, उम्मीद है स्टूडेंट्स ये सारा का सारा समझ आया होगा। हाँ जी, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंट इज। ठीक है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन फाइट करने के लिए या उसका कैंडिडेट बनने के लिए कितनी एज चाहिए होती है मिनिमम। ठीक है ना, तो वो एज चाहिए होती है 35 वर्ष। तो वो एज चाहिए होती है 35 वर्ष। ठीक है ना, और 35 वर्ष जो एज चाहिए, कितने लोगों को चाहिए, मतलब कौन कौन से कैंडिडेट बनने के लिए, कौन कौन से पद पर बैठने के लिए, पद ग्रहण करने के लिए। फर्स्ट आ गया प्रेसिडेंट, और उसके बाद दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे गवर्नर, जो भी राज्य के अंदर गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं स्टेट के अंदर, तो वो 35 वर्ष एज चाहिए। ठीक है, 3 लोग हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और थर्ड है गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है ना, राज्य के राज्यपाल। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज। ठीक है, व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। ये अब इसमें ये बोल रहा है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति जी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से। ठीक है ना, और वो पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है ना, वो वैकेंट हो जाता है वो जो पद है। ठीक है, और वो पद के खाली होने के दौरान उसकी जो एज ए टेम्परेरी राष्ट्रपति के रूप में जो काम करेगा, वो कौन उसकी जो जगह ले सकता है, उसका जो पद ग्रहण कर सकता है, किसका, राष्ट्रपति का। जो राष्ट्रपति की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनका पद ग्रहण कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कौन पद ले सकता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कितने समय तक उस पद पर बना रह सकता है, तो वो 6 महीने तक, 6 महीने तक उस पद पर बना रह सकता है। और 6 महीने के अंदर नए प्रेसिडेंट को लाया जाना बहुत कंपलसरी है। और वो लाया जाना मतलब उसके इलेक्शन करवाने 6 महीने के भीतर बहुत जरूरी है। ठीक है ना। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, अब ये बोल रहे हैं प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और वर्तमान के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई मतलब धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये है डीवाई चंद्रचूड़। और ये कितने है, ये 50th है, 50वें है स्टूडेंट्स। ये बहुत बार हर एक स्टूडेंट को याद होता है, लेकिन नंबर जो है ना इनके, ये बहुत कम स्टूडेंट्स को याद होते हैं। नंबर मतलब ये कितने है, तो ये 50वें है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कौन बने, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें यह बताया जा रहा है कि ऐसे राज्यसभा के मेंबर का नेम बताइए जो
प्राइम मिनिस्टर बने हो, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से आए थे, जो राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है ना। राज्यसभा के मेंबर जो प्रधानमंत्री बन के आए वो थे इंदिरा गांधी जी, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं, ये कितनवें प्रधानमंत्री थे भारत के, तो ये तीसरे प्रधानमंत्री, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, ठीक है ना। हाँ जी, और इसे किस नेम से जाना जाता है, इसे इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नेम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। हाँ जी, इन्हें जाना जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। किन्हें जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। एक है आयरन मैन ऑफ इंडिया, एक है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और ये कब बनते हैं, इंदिरा गांधी जी कब प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो ये बनती है 1966 में। और ये कब तक बने रहते हैं, 77 तक बने रहते हैं, ठीक है। अब इसके दौरान ही ये कितनी बार बन चुके हैं, 3 बार बन जाते हैं। कितनी बार बन जाते हैं, 3 बार बन जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, अब 1977 में एक और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मतलब इलेक्शन होते हैं इसके दौरान, और कांग्रेस एक भारी मतों से, भारी सीटों से हार जाती है। बहुत गैप होता है इनका, जो विजेता है और जो हारा हुआ कैंडिडेट है, इनका जो अंतर रहता है बहुत भारी मात्रा में रहता है, ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास के अंदर पहली बार हुआ ऐसा, भारतीय इतिहास के अंदर पहली बार हुआ ऐसा कि 1947 में कांग्रेस की सरकार बनती है, और ये 1947, 67 और 77, ठीक है ना। तो इनके दौरान ये क्या हुआ, 1977 में ये हार जाते हैं। मतलब इनके बीच में 1947 से 77 के बीच में कोई भी ऐसी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई आजाद भारत के अंदर, ठीक है ना। और ऐसा पहली बार होता है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा और पार्टी सत्ता में आती है, और वो और पार्टी कौन सी थी, नाम था जनता पार्टी, ठीक है ना। नाम था जनता पार्टी, उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी नाम था स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये कब बनते हैं, 1977 में बनते हैं, ठीक है। कब बनते हैं, 1977 में बनते हैं। और इनकी तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत के, वो बनते हैं मोरारजी देसाई, वो बनते हैं मोरारजी देसाई बनते हैं। और ये कितने में बनते हैं स्टूडेंट्स, ये 4th बनते हैं। अभी इससे पहले हमने डिटेल की है बहुत बढ़िया से, सीक्वेंस वाइज हमने प्राइम मिनिस्टर याद किए हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये जनता पार्टी सरकार भारतीय इतिहास के अंदर पहली बार हुआ, कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी ने सत्ता बनाई है, और पार्टी का क्या बना है, प्रधानमंत्री बना है, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो मोरारजी देसाई कब बनते हैं, 1977 में बनते हैं, और कब तक बने रहते हैं, मतलब 2 वर्ष बाद ही, 2 वर्ष तक ही बने रहते हैं, ठीक है ना। कितने में, 4th। अब 79 में कौन बनता है, 79 में बनते हैं 5th, और वो 5th कौन है, ठीक है ना। और वो 5th कौन है, बढ़िया से याद कीजिएगा, वो 5th जो है अब वो है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। 5th जो है वो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह 79 में बनते हैं। और ये कब तक बने रहते हैं, 1980 तक बने रहते हैं, ठीक है ना। 80 में फिर 4th टाइम, चौथी बार बनते हैं ये 1980 में। कब तक बनते हैं, 84 तक, ठीक है ना। कब तक बनते हैं, 84, 31, इससे पहले मैंने बताया 31 अक्टूबर 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। मैंने इससे पहले बताया मिनिमम एज जो होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, तो ये कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है ना। तो ये कितनी होनी चाहिए, ये 35 वर्ष होनी चाहिए। तो हमारा जवाब है 1 नंबर, तो हमारा जवाब है 1 नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, A proclamation of emergency issued under Article 360 must be approved by the Parliament within। अब ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट, मान लीजिए देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, लागू करनी है, ठीक है। जैसे 75 में की गई थी, डिक्लेयर की थी किसने,
घोषणा की थी फखरुद्दीन अली अहमद ने, जो कि इंडिया के फिफ्थ प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। और उन्होंने डिक्लेयर की थी किसकी रिकमेंडेशन पर? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की। उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर इसका प्रस्ताव पारित होता है। पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पारित होता है, वो प्रस्ताव कितने समय के अंदर पारित हो जाना चाहिए, ऐसा कंपलसरी है, ठीक है ना। तो वो 1 महीने के अंदर पारित हो जाना चाहिए, तो वो 1 महीने के अंदर पारित हो जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, तो आप नेक्स्ट देखिएगा, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। यूनियन काउंसिल, मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल नंबर 74 में बताया कि कैबिनेट को अपॉइंट कौन करेगा? कैबिनेट को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, किसकी रिकमेंडेशन पर? प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। यूनियन काउंसिल किसे कहा जाता है? कैबिनेट को कहा जाता है, ठीक है ना। एक देश की सरकार को, एक देश की जो काउंसिल है उससे क्या कहा जाता है? देश की कैबिनेट है उससे कहा जाता है यूनियन काउंसिल, ठीक है ना, या कैबिनेट मिनिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका जवाब है, क्या आंसर लगाओगे इसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हाँ जी, तो बस इसका यही जवाब है और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा आप, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, चलिए बताइएगा कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है कैसे होता है, वो कौन इलेक्ट करता है उन्हें? वो करता है इलेक्टोरल कॉलेज करता है। कौन सा कॉलेज करता है? इलेक्टोरल कॉलेज करता है, ठीक है ना। तो इलेक्टोरल कॉलेज किसका बनता है? इनका किसका बनता है, किसका ग्रुप होता है ये? तो ये ग्रुप होता है एमपीज एंड एमएलएज का। किसका ग्रुप होता है? एमपी एंड एमएलएज। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भारत की सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, ठीक है ना, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो स्टेट के अंदर विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वो वहां पर बैठते हैं, ठीक है ना। तो दो ऐसे पद है जो जिनसे मिलकर बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज जो है, और इलेक्टोरल कॉलेज किसे इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। इलेक्ट करना मतलब उसका चुनाव करता है, चुनाव के अंदर हिस्सा लेता है, इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, ठीक है, वोट डालता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की स्थिति कुछ विपरीत है। आप ये देखिएगा, प्रेसिडेंट के अंदर जो इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, मतलब वोट डालता है, एमपी डालते हैं, और कौन डालते हैं? एमएलएस डालते हैं। लेकिन एमपी, कौन से एमपी? एमपी कहां होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं ये, ठीक है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा के ऐसे इलेक्टेड मेंबर क्या डालते हैं? प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। और नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते, ठीक है ना, प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रेसिडेंट ने इन्हें नॉमिनेट किया, और वो किसे वोट डालेंगे? जिन्हें उनको नॉमिनेट किया है, ठीक है ना, जिन्हें उनको नॉमिनेट किया है। तो नॉमिनेट किसी के? प्रेसिडेंट को। तो उसी प्रेसिडेंट को वोट डालेंगे ना वो, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो उसी प्रेसिडेंट को वोट डालेंगे। इसी के मद्देनजर रखते हुए इनसे वहां पर वोटिंग का प्रावधान नहीं है कि जो नॉमिनेट है वहां पर ये वोट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इलेक्टेड। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, नॉमिनेटेड, एक बात और ध्यान रखोगे, आज के समय में जो नॉमिनेटेड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर है। लेकिन जो लोकसभा के अंदर जो नॉमिनेटेड है ना, वो अब नहीं है। लोकसभा के अंदर जो नॉमिनेटेड है वो अब नहीं है। कब तक थे? 2020 तक थे, 2020 तक थे नॉमिनेटेड। और वो नॉमिनेटेड कितने थे? 2 थे। और उन नॉमिनेटेड को किस नेम से जाना जाता था? उन्हें एंग्लो इंडियंस के नेम से जाना जाता था। एंग्लो इंडियंस कौन होते थे? ठीक है, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जिनके पिताजी ब्रिटिश होते हैं और माताजी इंडियंस होते हैं, ठीक है ना, उनसे हुई संतान क्या कहलाती है? एंग्लो इंडियंस कहलाती है,
ठीक है ना। जैसे आजाद होने से पहले अंग्रेज लोग यहां पर अपना शासन कर रहे थे, अपना ट्रेड कर रहे थे, ठीक है ना। और जैसे वहां पर अंग्रेज आते हैं और यहाँ की महिलाओं से आकर शादी करते हैं और उनसे जो संतान हुई उसे क्या कहा गया, आजादी के बाद उसे कहा गया एंग्लो इंडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा। 2020 के बाद नॉमिनेटेड क्या कर दिया गया, 2 लोग, इसको रिमूव कर दिया गया। अब यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, रिमूव किया गया 2020 में कौन से अमेंडमेंट में, ठीक है ना। तो आप बढ़िया से जवाब दोगे 104th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, बदलाव, परिवर्तन, रिफॉर्म, अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट होती है 2019 में होती है, अमेंडमेंट होती है 2019 में, और 2019 के ये लागू किया जाता है 2020 में। 2020 में जो एंग्लो इंडियन है उसे क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब ये देखिएगा इलेक्टेड और नॉमिनेटेड के बारे में आपको पता चल गया सारा। अब ये देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट में जो वोट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में जो वोट करते हैं, यहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट का मतलब वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर वोट नहीं करते। वहां पर वोट कौन करता है, वहां पर करता है ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है चाहे वो इलेक्टेड है चाहे वो नॉमिनेटेड है, वो यहां पर वोट करेंगे, ठीक है ना। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड कहां पर है, राज्यसभा के अंदर कितने हैं, 12, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों यहां पर वोट करेंगे। बात को समझ पाए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा क्या जवाब है इसका कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पहला ये देखिएगा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर कौन बैठता है, एमएलए बैठते हैं। और मैंने पहले बता दिया कि एमएलए यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तीसरा लोकसभा, लोकसभा अकेला तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। राज्यसभा अकेली बिल्कुल नहीं कर सकती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब क्या है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। तो अपना जवाब आएगा 2 नंबर, ठीक है ना। उम्मीद है स्टूडेंट्स बेहतरीन ढंग से आपने सीखा होगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड। आजाद भारत के अंदर सबसे पहले जो चुनाव हुए वो कब हुए, तो वो हुए, हाँ जी, तो वो होते हैं 1951 से 1952 तक होते हैं। 1951 और 1952 के बीच में होते हैं, इनके मध्य होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है लोकसभा का जो सेशन शुरू हुआ कब होता है, राज्यसभा का पहला सेशन कब होता है, ठीक है। तो आप बताओगे 13 मई 1952 में इनका सेशन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़िएगा। द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन ये किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब किया गया, 30 दिसंबर 1946 में किया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितनीवीं मीटिंग थी, तो ये तीसरी मीटिंग थी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहां पर ये पेश किया गया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। क्या पेश किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या इसे ऑब्जेक्टिव ऑफर भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या पेश किया गया कि हमारा भारत का जो संविधान होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब हमें एक तो स्पीच करने का अधिकार होना चाहिए, किसी के सामने हमारी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, किसी भी धर्म को अपनाना हमारा एक राइट होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की जो कुछ इस तरह के कारण थे, इस तरह के पॉइंट थे कि हमें हर चीज को लेकर आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है ना। तो उस इंडेक्स को, उस पॉइंट को क्या कहा गया, उस पॉइंट को कहा गया ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन की हमारा भारत के संविधान के अंदर हर प्रकार से हमें आजादी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कैग ऑफ इंडिया कहा गया है इसे, कैग ऑफ इंडिया कहा गया है, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट ये कौन थे फर्स्ट, तो आप आंसर लगाइए, वी नरहरि राव, ये फर्स्ट हैं। वर्तमान के अंदर कौन है, हाँ जी, आप लिखिए गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान के अंदर है गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी चंद्र मुर्मू लिख सकते हो। और ये कितने में है स्टूडेंट्स, ये 40th है,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितने हैं, ये 40th है। ठीक है, हाँ जी, पहले कौन थे, वी नरहरि राव। और कैग के बारे में भारतीय संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना, आर्टिकल्स बेहद इंपॉर्टेंट है। हर एक आर्टिकल्स के रिगार्डिंग हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना, आप इनसे बच नहीं सकते, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, चाहे कैसे भी कीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल लिखिए आप 148 से 151, 148, 149, 150 और 151, इन चारों आर्टिकल के अंदर क्या बताया हुआ है, कैग के बारे में बताया हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सारा का सारा ये अब बताया हुआ है, ठीक है ना। अब कैग का काम क्या होता है, कैग का काम होता है कंसोलिडेटेड फंड को क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है ना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर क्या होता है, भी इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है ना। जैसे भारत का कोई भी नागरिक टैक्स पे करता है, रेवेन्यू पे करता है, वो किसके पास जाता है, भारत सरकार के पास आता है, ठीक है ना, और वो किसके पास जाता है, भारत सरकार के पास आता है। और भारत सरकार वही पैसा लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों का जो जहां पर लोग रह रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्या उसके डेवलपमेंट के लिए वो पैसा अलॉट कर दिया जाता है ग्रांट के रूप में, ठीक है ना। आपने सुना होगा जैसे उस राज्य के लिए ये प्राइम मिनिस्टर आए, इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए ग्रांट देके गए हैं, ठीक है ना। तो वो पैसा लोगों का पैसा होता है, लोगों के बीच विकास के लिए लगा दिया जाता है। वो जो पैसा लगता है, जैसे रोड बनवाया, कोई एक रोड बनवाया गया, ठीक है ना, तो उस रोड के द्वारा वो रोड एक जैसे बताया जाता है, एक जैसे ठेकेदार के पास से बनवाया जाता है, ठीक है ना। तो वो जो पैसा है सरकार से आया, सरकार के पास बहुत से ऐसे स्टेप, बहुत स्टेप का मतलब बहुत से ऐसे लोग जहां से गुजर के वो पैसा उस ठेकेदार के पास जाता है, ठीक है ना। और वो आगे, वो जो ठेकेदार है वो आगे किस तरह का मटेरियल यूज करता है, ठीक है ना, किस तरह से वो पैसा लगाता है, इन सभी की इन्वेस्टिगेशन करता है। वो जो पैसा है ना, उसे क्या कहा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। तो उस पैसे की, उस कंसोलिडेटेड फंड की जो रिपोर्ट तैयार करता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, और वो करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कैग कह दिया करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हाँ जी, अब ये नेक्स्ट आ गए, थैंक यू आ चुका है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर इतना ही। उम्मीद आपको क्लास बेहतरीन लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, ठीक है ना। हाँ जी।